अगर आप क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट पहले भी कहीं और मतलब कर चुके हो और दोबारा से इसको देख रहे हो मेरे पास, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। और वो जो डाउट है मतलब वो मुझे पता है कि बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें x की वैल्यू 0 और 1 क्यों है, 0 1 2 क्यों नहीं है। तो वो सभी डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट जो है उसको डिस्कस किया था। और हमें बेसिक करने के बाद इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स वगैरह करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बेसिक्स अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपके चारों टॉपिक मतलब रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इन सबको एक्सप्लेन किया था एक ही एग्जाम्पल से। तो अगर आपको ये सब बातें अच्छे से क्लियर है तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और आपको याद है हम स्टार्टिंग से मैं इस मैपिंग की बात कर रहा हूँ। ये मैपिंग माइंड मैपिंग बोलता हूँ, मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसको हम इस पूरे प्रोसेस से निकालते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। ये माइंड मैपिंग जो है ये आपकी पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाली है। मतलब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे। तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो ये हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसके बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि हर एक जो इवेंट है, मतलब हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और उनका सम कितना होना चाहिए, सभी का 1। तो दोनों कंडीशंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, सिंस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कितनी है 0.4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कितनी है 0.4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कितनी है 0.2, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल PI, मतलब सभी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं 0 से बड़ी है। तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। अब उसके बाद क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेट इसको लिखते हैं 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो कितना आया 0.8 1.0, विच एम्प्लाइज इनका आंसर कितना आ गया 1, मतलब सब का आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं हमारी, ये वाली भी ये वाली भी। सो देयरफॉर सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन पर, बट बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत हल्के में लेते हैं, बेसिक सी बातें कई बार वो भूल जाते हैं। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक। तो अब अगर ना देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्लियरली दिख रहा है ये 0.1 है, 0.5 एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये माइनस में है, सिंस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 कितनी है -1, बट ऑल PI ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये गलत लिखा गया है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर कई बार बच्चों से गलती होती है, वो गलती क्या होती है वो इसको ऐड करके देख लेते हैं, 0.1 0.6 0.8
0.7 माइनस किया तो 0.31, मतलब इसका सम 1 आ गया और बच्चे बोलते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे कि हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ सम 1 आ गया बस हो गया काम हमारा, ये भी कंडीशन आपने चेक करनी है और यहाँ पर यही फेल हो रही है तो इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट है आपका। देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो, मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर -1 लिखा गया है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक रियल नंबर होती है, तो वो जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो आपको पता है, अब देखो ये स्टेप मैंने जस्ट आपके लिए वैसी नॉलेज के लिए की है, आपको पेपर में इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है नाउ probability of y is equal to -1 plus probability y is equal to 0 plus probability y is equal to 1, तो इनका सम कितना है 0.1 0.6 0.1 प्लस 0.2, तो कितना आया 0.9। ठीक है, देयरफॉर इनका समेश मतलब जो सम है ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज not a probability distribution of a random variable। अब देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है, तो इसमें भी सभी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हैं, बट अगर हम इनका सम चेक करें तो 0.3 0.2 0.4 0.1 प्लस 0.05 0.5 0.9 1 1.05, तो क्लियरली ये सम जो है ये 1 के इक्वल नहीं है, और अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो इसको मैं बोल सकता हूं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है, मतलब ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशंस हमें चेक करनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने एग्जाम्पल्स में किया भी है, और मैंने आपको बेसिक में बताया भी था कि जो बच्चे रैंडम वेरिएबल को इतने अच्छे से नहीं पढ़ते तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं ध्यान से। पहले एन अर्न कंटेन मतलब बैग कंटेन 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन, 2 balls को निकाला गया। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x कोई नंबर है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, मतलब क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब 2 balls निकाली गई हैं, ठीक है, सिंस 2 balls आर ड्रॉन आउट, क्योंकि 2 balls निकाली गई हैं देयरफॉर सैंपल स्पेस कैसे होगी, ये हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल आ जाएं, ये हो सकता है कि ब्लैक रेड आ जाए, ये हो सकता है कि रेड ब्लैक आ जाए, ये हो सकता है कि रेड रेड आ जाए। यहाँ मैं लिख देता हूं वेयर, तो ये जस्ट आपके लिखा है कि बी का मतलब ब्लैक बॉल है, आर का मतलब रेड बॉल है। अब सैंपल स्पेस हमने लिख ली है। अब आपको पता है लेट एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो हम ये 2 कंडीशंस चेक करेंगे कि x जो है वो सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट्स को कवर करेगा और उसकी वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर होगी। आपको पता है हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखा है, और ये हमारे हर क्वेश्चन में, चाहे ये रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन हो चाहे ना हो, हम हमेशा हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू। अब आपको पता है या तो ब्लैक बॉल आएगी या नॉन ब्लैक। ठीक है, नॉन ब्लैक मतलब रेड, यहां मैं लिख देता हूं ब्लैक। अब ये हो सकता है 2 बॉल निकाली गई, दोनों ब्लैक आ जाए, नॉन ब्लैक कोई हो ही ना। ये भी हो सकता है कि एक ब्लैक आ जाए, एक नॉन ब्लैक में रेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि ब्लैक कोई आए ना, दोनों
नॉन ब्लैक मतलब रेड आ जाए। अब आपको पता है एक्स का मतलब है ब्लैक बॉल्स की गिनती है, काउंटिंग है, तो यहाँ पर 2 आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो एक्स जो है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 2, 1, 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा हो चुका है। अब हमें इसके मतलब कि देखना कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो किसको कैसे लिखेंगे, एक्स। अब आपको पता है एक्स की पहली वैल्यू कितनी है, 2, मतलब दोनों ब्लैक बॉल। इसका आंसर कितना है, 2। ठीक है जी। अब एक्स ये भी हो सकता है कि ब्लैक बॉल एक आए, तो ये दोनों केस आ जाएंगे उसमें, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक। इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1। ये भी हो सकता है कि दोनों रेड आ जाएं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। अब देखो हमें पता है कि x ने सभी सैंपल पॉइंट को बी बी, बी आर, आर बी, सभी सैंपल पॉइंट्स को कवर कर लिया है और सबकी वैल्यू एक रियल नंबर है। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है। जस्ट आपको थोड़ा फील देने के लिए आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, पेपर में आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये डायग्राम जस्ट आपके लिए बनाई है, आपको दिखाने के लिए कि एक्स की सैंपल पॉइंट्स के सैंपल स्पेस के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी रियल नंबर से अटैच है, मतलब उनकी एक ही इमेज है सबकी। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक। मतलब अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, उसका मतलब यही होता है कि इसमें कोई एलिमेंट खाली ना रहे, उसकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, और वही यहाँ पर हो रहा है। तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल है। आपने जस्ट पेपर में ये करना है और लास्ट में ये लिख देना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस हैज वन एंड ओनली वन इमेज, देयरफॉर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन मतलब ऐसी ही सेम एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक में करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो पहले करी होती है ऐसी चीज़, अगर आप देखो पढ़ने का फ़ायदा क्या है, अगर हमने वैसी कोई चीज़ पहले पढ़ी हो और सेम वो एग्ज़ाम में आ जाए, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो यहाँ पर होता है। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन चाहे हमें आता है चाहे नहीं आता, बट वो पहली बार हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं थॉरली पहले सब कुछ रीड करता हूँ। जब मैंने रीड किया था तब मैंने बेसिक में ही सब कुछ ऐसा पहले करवा दिया था कि रैंडम वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है। तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो ये ना एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई हैं। तो आपको पता जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब कॉइन को 6 टाइम अगर हम टॉस करें ना, तो आपको फॉर्मूला पता है, 2 की पावर नंबर ऑफ टाइम टॉस, मतलब इसमें 64 केसेस आएंगे। और 64 केस लिखना मेरे लिए, मतलब मैं तो लिख भी दूंगा, बट आपको समझना, उसको लिखना कोई इसकी वर्थ नहीं है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा मैं एनसीईआरटी को बेस्ट बुक बोलता हूँ, क्योंकि देखो वो आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आप सैंपल स्पेस लिख लेते हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हम सैंपल स्पेस नहीं लिख पाते तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब कॉइन को 6 टाइम टॉस किया है, तो यहां पर हम सैंपल स्पेस तो नहीं लिखेंगे, तो यहां पर मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं कि x का मतलब क्या है। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो ये मैंने जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है कि क्योंकि कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया है तो इसके सैंपल स्पेस में 64 केसेस होंगे। सभी केसेस लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सैंपल स्पेस जो है वो नहीं लिखते। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो अगर देखो किसी कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करें कॉइन को, तो आपको पता है 2 बार हेड आता है मैक्सिमम, 3 बार करेंगे तो 3 बार हेड आएगा, 6 बार टॉस करेंगे तो 6 बार आएगा, 0 बार टेल। ये भी हो सकता है कि 1 बार हेड आ जाए, सॉरी 5 टाइम्स हेड आ जाए और 1 टाइम टेल। ये भी हो सकता है कि 4 टाइम हेड आ जाए, 2 टाइम टेल, 3 2 आ जाए तो यहाँ पर 4 टाइम टेल, 1 आ जाए तो यहाँ पर 5 टाइम टेल, 0 आ जाए तो यहाँ पर 6 टाइम टेल। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंस लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर,
तो डिफरेंस आएगा 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 1 4, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पर 2 माइनस 4 लिखेंगे, 4 माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 माइनस 0 लिखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत से बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर x कैन टेक वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 6 4 2 0, ठीक है। ये तो रिपीट ही हो रही है तो इसको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। तो x हमारा ये वाली वैल्यूज जो है वो ले सकता है। बहुत से बच्चे क्या लिख के आएंगे, 6 4 2 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। देखो वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला गया। कई बार ये लिखा होता है कि x कैन टेक वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। अगर हमें वो ये लिख दें कि हेड माइनस टेल का मतलब x है, तो फिर मैं लिखूंगा माइनस वाले सारे केस। बट यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है, तो डिफरेंस तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, 4 का, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ 4, सॉरी 2, यहाँ 4, यहाँ 6। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह की बातों का आप ध्यान रखोगे। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वही जो कि ये डिफरेंस है, इसलिए 6420 आंसर है। बट अगर वो h माइनस मतलब हेड माइनस टेल पूछते या टेल माइनस हेड पूछते तब इसमें माइनस के नंबर भी आ सकते थे। तो ये एक हिसाब से हमने एक और क्वेश्चन जो है वो अपने मन में प्रिपेयर कर लिया। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब इसके बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो हमें ये क्लियरली, मतलब ये अच्छे से क्लियर है कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछा गया। ये सबसे पहली बात जो आपको एक पेपर में जब बैठे हो, आप एग्ज़ाम में बैठे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि ये कौन सी एक्सरसाइज या किस तरह के कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कि यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपको पता है हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, बट उसके लिए हमें रैंडम वेरिएबल भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। जब कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। इसकी सैंपल स्पेस बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम एक रैंडम वेरिएबल सपोज करेंगे, लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो ये हमारा x एक रैंडम वेरिएबल है। तो आपको पता है इसके बाद का स्टेप क्या होता है, x कैन टेक वैल्यू। x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, h मतलब हेड और t मतलब टेल। अब आपको पता है कि अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो यहाँ पर दोनों टाइम हेड आ सकता है, 0 बार टेल। एक बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल। 0 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल। अब क्योंकि हमारी x की वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स पर डिपेंड करती है, तो 2 1 0, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जैसे ही हमने रैंडम वेरिएबल अपना डिसाइड कर लिए कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें पता करना होता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ के देखो कि नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, तो इसके फेवर में दोनों केस हैं, h इंटू एच, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ, वो आगे जाके आपको और क्वेश्चंस में भी वो चीज़ें काम आएंगी। तो देखो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखो, इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है, आपको पता है कि एच एक बार आया, टोटल कितना है 4 टाइम्स। तो मैं इसको 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकता हूँ।
अगर देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये मैं इसको बोलता हूँ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन पर 1/2 होती है, और यहाँ पर भी तो कितना है 1/4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, किसी क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस में हम वो जो है ऐसा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पर सैम्पल स्पेस में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन में इक्वल इवेंट्स ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू, हेड की वैल्यू 1 ही है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एच टी कॉमा टी एच, मतलब एच टी भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है, दोनों के लिए एक बार ही हेड आया है। तो इसको आप याद करो, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जस्ट आपके लिख के दिखा देता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर माइनस इंटरसेक्शन भी आना था, बट वो इसलिए लिखा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कॉमा टी एच। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, इसकी कितनी है 1/4, तो कितनी आ गई 2/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी मैंने निकाल ली। अब नेक्स्ट और लास्ट है x इज इक्वल टू 0, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों बार टेल आया होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो इस तरह से हमने सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। अब जस्ट मैं आपको टेबल जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपका टेबल है, क्योंकि पेपर में एक बार वो टेबल पूछ लेते हैं। तो x 0 के लिए 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 1 के लिए 1/2 है, मैं इसको 2/4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, और 2 के लिए 1/4 है। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की जो है वो बात करते हैं। अब देखो, ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। तो जस्ट एक तो नंबर ऑफ टेल्स बदल गया, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में टॉसेस बदल गई हैं। यहाँ पर 3 मतलब कि कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस लिखते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 कहाँ से आया, उसके 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। 2 की पावर 3 में 8 केसेस आएंगे। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसकी आप हेल्प से, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि 8 केसेस बच्चे मोस्टली याद भी कर लेते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट में हम 16 केसेस करने वाले हैं, तो कई बार बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप जाके वो ट्रिक को जो है वो देख सकते हो। तो इसको एक और तरीका भी याद रखने का, एच के बाद अब टी लिख दो। अब टी को रोटेट कर दो, टी बीच में आ गया, टी सबसे पहले आ गया। अब उसके बाद TTH, अब H को रोटेट कर दो, बीच में आ गया, पहले आ गया, ये भी केसेस खत्म हो गए। अब तीनों बार T, तो आपके सामने ये 8 केसेस हैं। इसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेट, यस आपने बिल्कुल सही कहा, x बी एनी रैंडम वेरिएबल, x बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स, क्या डिनोट करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है नंबर ऑफ टेल्स। अब इसके बाद यस, x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, हेड टेल, ठीक है। तो आपको पता है हेड 3 बार आ सकता है, टेल किसी बार भी नहीं। हेड 2 बार आ सकता है, टेल 1 बार, 1 बार हेड 2 बार टेल, 0 बार हेड 3 बार टेल। और इस बार हमारा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो हमारा रैंडम वेरिएबल डिसाइड हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x का मतलब क्या, नंबर ऑफ टेल, में टेल आया ही नहीं है, तो तीनों बार हेड आया होगा, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2।
इसको आप, क्योंकि सैम्पल स्पेस मैंने लिखा हुआ है, सैम्पल स्पेस को मैंने लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 1 है, टोटल कितने केस हैं 8। तो आप इस तरीके से भी इसकी जो मतलब कि प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं x इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब आपको पता है x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि एक बार टेल आया होगा। तो एक बार टेल वाले कौन कौन से केसेस हैं? एक बार टेल वाले ये वाले एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, तीनों में एक बार टेल आया। और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एच एच टी प्लस एच टी एच प्लस टी एच एच। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं, और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो अब देखो मैंने लिख दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसको मैं कॉमा को मैं प्लस में लिख सकता हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो फिर से बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। पर मुझे पता है इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि इक्वल इवेंट्स का क्वेश्चन है। 1/8 प्लस 1/8, इसकी भी 1/8, तो कितना आ गया 3/8। अब सेम वे से नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी उसको भी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि हेड जो टेल जो है वो 2 बार आया, तो टी टी एच टी एच टी एच टी टी। तो फिर से वही सारे स्टेप्स हैं, बस हमें रेपिटेशन ही करनी है। टी टी एच प्लस टी एच टी प्लस एच टी टी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये भी आपके नोट्स के लिए लिखा है कि आपके मन में हमेशा ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये नहीं होगा ना तो आप बस क्रैम कर लेते हो कि कॉमा के बाद प्लस लिखा है, और अगर बाय चांस क्वेश्चन में माइनर चेंजेस आ जाते हैं और वहाँ पर वो हम यूनियन को प्लस की जगह पर इंटरसेक्शन में भी लिखते हैं, तब आपके मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं। और जब डाउट्स क्रिएट होते हैं तब वो आपके मार्क्स में दिखते हैं कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो इतने अच्छे से नहीं हुई है। तो यही मैं मोटिव लेके चला था कि आपके छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है अगेन 1/8 है, सैम्पल स्पेस पर चेक कर सकते हो क्योंकि ये एक बार ही है टी एच टी। तीनों की 1/8 है, मतलब तीनों का आंसर कितना है 3/8। अब लास्ट प्रोबेबिलिटी रह गई है x इज इक्वल टू 3, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है, x इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों बार टेल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। तो सभी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसका टेबल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल जरूर बनाया करो क्योंकि ये टेबल से हम इसको मीन से भी जोड़ सकते हैं, इसको हम वेरिएंस से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 5th क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करने हैं। मैं आपको दोनों अप्रोचेस बताने वाला हूँ कि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि 3 बार टॉस किया है, जब कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं, जब डाइस को हम मतलब जब ज़्यादा केसेस आते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीखेंगे। अब देखो ये है 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी गई है, सेम वही कहानी है, बट नंबर ऑफ हेड्स हैं और 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन है। तो पहली बात तो बच्चे नॉर्मली ना 3 टॉसेज तक कंफर्टेबल होते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताने लगूँगा कि सैम्पल स्पेस को कैसे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा वीडियो हमारी सी आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगी, मतलब ये रेलिवेंट नहीं रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप उसके लिए शॉर्ट वीडियो वो देख सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 4 बार टॉस किया है तो 16 नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस को लिखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इन दोनों में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना ये वाली बात आप। तो 4 बार टॉस किया है तो 4 बार हेड से शुरू करेंगे। अब उसके बाद क्या करो कि एक बार टी इंट्रोड्यूस कर दो। मेरी जो ट्रिक है वो इससे अलग है, ठीक है। ये तो मैं आपको जस्ट अभी लिखने के लिए आपको बता रहा हूं। तो टी को मैंने रोटेट कर दिया। अब इसके बाद 2 बार एच 2 बार टी। अब ये भी हो सकता है टी आगे आ जाए, एच एच पीछे आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि एच टी टी एच साइड पे रह जाए। ये भी हो सकता है कि टी साइड पे हो, एच एच बीच में आ जाए। ये भी हो सकता है कि टी एच आ जाए,
HT आ जाए। तो 2 वाले सभी के पॉसिबल केसेस मैंने लिख लिए। तो अब उसके बाद 3 बार T लिखना है मुझे, H को एक बार। अब H को हम रोटेट कर देते हैं, अब H को R और आगे रोटेट कर देते हैं। अब H को सबसे पहले नंबर पर ले आते हैं और लास्ट में चारों T। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मेरे लिए बीइंग अ टीचर ये लिखना ईजी है, कई बार पेपर में प्रेशर भी होता है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा आपके ऊपर मेंटली प्रेशर होता है, तो वो किस तरह से लिखेंगे वो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, वो आप शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हो। तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। इसके बाद सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही है। तो x कैन टेक वैल्यू, तो फिर से वही यहाँ पर लिखेंगे हम हेड, यहाँ पर हम लिखेंगे टेल। तो आपको पता 4 बार टॉस किए तो चारों बार हेड आ सकता है, टेल आएगा ही नहीं। 1 बार हेड, सॉरी 3 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 3 बार टेल, 0 बार हेड 4 बार टेल। तो ये तो पता ही है आपको। अब नंबर ऑफ हेड्स के ऊपर x डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 3, यहाँ पर 2 1 0। तो x ये वाली वैल्यूज ले सकता है। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी केसेस आएंगे इसमें, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये सभी केसेस आपस में क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो उसको बार बार लिखूंगा, यहाँ पर पहले ही मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने वैसे ही लिख लिया कि ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम हर एक कॉमा को या हर एक मतलब कि और को हम प्लस में क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 4 से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, इसमें मतलब चारों बार हेड है h h h h। और आपको पता है इक्वल इवेंट्स का क्वेश्चन है, तो 1 बाय कितना केसेस है यहाँ पर 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 बाय 16। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इंटू एच इंटू एच इंटू एच, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/16। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3, तो मतलब हमें x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 3 मतलब 3 बार हेड, तो 3 बार हेड वाले केसेस लिखते हैं h h h t कॉमा h h t h कॉमा h t h h और t h h h। तो ये सारे चारों केसेस आएंगे, और आपको पता है ये सारे क्या हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इनको मैं प्लस में जो है वो लिख सकता हूं। तो लिखते हैं प्लस में सबको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच एच। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसकी कितनी आएगी, ये एक ही है 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, तो कितना आ गया 4/16। अगर इसको कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, छोड़ना है छोड़ भी सकते हो। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ सिमेट्री के लिए। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2। अब इसमें काफ़ी केसेस आएंगे, तो शुरू करते हैं x इज इक्वल टू 2 को लेके। तो इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे, 2 बार हेड, तो ये यहाँ से स्टार्ट है h h t t, उसके बाद t t h h, उसके बाद h t t h, उसके बाद t h h t, उसके बाद t h t h, उसके बाद h t h t। ठीक है, अब आपको पता है फिर से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनमें कॉमर्स को या ये जो और है इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है इनको हम प्लस में लिख सकते हैं ऐसे, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/16 1/16, तो कितना आंसर आएगा 6/16। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट केस कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 मतलब एक बार हेड आया हो,
तो मतलब तीनों बार टेल आया फिर हेड आया। अब हेड को रोटेट करते रहो, टी टी एच टी, टी एच टी टी और एच टी टी टी। तो इन सब में एक बार हेड आया और ये सभी जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसको मैं प्लस में लिख सकता हूं। तो इस तरह से मैंने प्लस में लिख दिया और सभी की प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है 1/16, 1/16, 1/16, 1/16 मतलब 4/16। और फिर से वही बात, इसको आप कट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब लास्ट केस है x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर जो है वो हेड आया ही नहीं, मतलब चारों बार जो है वो टेल आया, मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 1/16। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल है, इसको आप कट करके भी एग्जैक्टली आंसर मैंने मैच करने की कोशिश की है, अदरवाइज कोई जरूरी स्टेप नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहली बात तो इसमें कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया था, तो कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया और ट्रिक की आप हेल्प से इसकी सैम्पल स्पेस बहुत ईजिली लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कॉइन को डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो 36 केस बनेंगे। अब उसको हम रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, और अगर देखो जब ज़्यादा केसेस होते हैं तो फिर हम किस तरह की अप्रोच का यूज़ करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as number greater than 4। अब इसके बेसिकली 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, इस सक्सेसेस यहाँ सक्सेस वर्ड को लेके ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है 2 टॉसेज ऑफ अ डाई, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है नंबर ग्रेटर देन 4 जब डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है। तो आपको पता है कि डाइस को अगर हम 2 बार थ्रो करते हैं तो वहां पर 36, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होती हैं, 2 बार टॉस किया 6 की पावर 2, 36 केस बनते हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर हम सैंपल स्पेस ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट मुझे आपको एक बात समझानी है, इसलिए मैं आपको सैंपल स्पेस जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके लिए सैंपल स्पेस बना के दिखाई है, इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आपके ये मन में होनी चाहिए। उसके बाद x कोई रैंडम वेरिएबल मान लिया, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। डिनोट सक्सेस, जो सक्सेस को डिनोट कर रहा है, और सक्सेस क्या है, मींस नंबर ग्रेटर देन 4, जो नंबर 4 से बड़ा है डाइस पर वो सक्सेस है हमारा, मतलब वो रैंडम वेरिएबल है। तो x कोई वैल्यू ले सकता है। अब मैंने s मतलब सक्सेस, f मतलब फेलियर, तो जिस तरह से s का मतलब सक्सेस है, मैंने उसके उल्टा चीज ले ली, सक्सेस का उल्टा फेलियर, तो f। अब यहां पर मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब सक्सेस का मतलब क्या है, नंबर 4 से बड़ा हो। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना प्लीज, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन 4 इसका मतलब तो यही है ना कि जो x है यहाँ, चलो नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसका उल्टा क्या होगा, नंबर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब नंबर 4 हो या 4 से छोटा हो। क्योंकि यहां पर कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 और 6, यहां पर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा गया है सक्सेस, ठीक है, यहां पर जैसे सक्सेस ये है, तो फेलियर हमारा क्या होगा, नंबर लेस देन 4। ओके, यहां पर 4 इंक्लूड हो चुका है, यहां पर 1 2 3 आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, टोटल 6 नंबर कंप्लीट होने चाहिए। अब देखो, अब ये हो सकता है कि 2 बार टॉस किया हमने डाइस को, तो दोनों बार सक्सेस आ जाए, फेलियर हो ही ना, मतलब सक्सेस का मतलब दोनों बार डाइस पर जो है, मतलब दोनों डाइस पर, ये मान सकते हो कि दोनों डाइस पर नंबर 4 से बड़ा आया। और ये भी हो सकता है कि एक बार आया हो, एक बार छोटा नंबर आया हो, या उससे बराबर आया हो। ये भी हो सकता है कि दोनों बार सक्सेस हुआ ही ना हो, दोनों बार फेलियर हो गया हो, मतलब दोनों बार 4 या 4 से छोटा नंबर आया हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब सक्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो 2 वैल्यू आ सकती है उसकी, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है। तो यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात समझानी है। वो बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, वहाँ पर जाके आपको दिक्कत आएगी। अब देखो, ये मान लो 2 डाइस हैं, ये तो मैंने लिख लिया कि नंबर ऑफ सक्सेस 2 हैं, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको आप क्रैम मत करो, इसको समझने की कोशिश करो। सक्सेस क्या है, जब भी नंबर 4 से बड़ा आएगा। अब मान लो
नंबर 4 से बड़ा मतलब कि यहाँ पर नहीं आया, मतलब नंबर लेस देन इक्वल टू 4 आया, लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो मतलब यहाँ पर कोई बार भी सक्सेस नहीं हुआ, मतलब ज़ीरो है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर नंबर 4 से बड़ा आ जाए, यहाँ पर छोटा आए, या यहाँ पर 4 या 4 से छोटा आए, यहाँ पर बड़ा आ जाए। इन दोनों केसेस में वन सक्सेस है, मतलब एक बार यहाँ पर हो रहा है या एक बार यहाँ पर हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों पर 4 से बड़ा नंबर आ जाए, तो इनको एक और एक दो सक्सेस काउंट करेंगे। तो ये बात अभी आपको इतनी मतलब कि मीनिंगफुल नहीं लगेगी, बट जब इसको आप क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट से जोड़ोगे तब आपको ये मीनिंगफुल लगेगी, तो तब की हम तब बात करेंगे। अब देखो, इसके बाद मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुननी है, ठीक है? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हम ये वाला केस डिस्कस करें कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मतलब सक्सेस एक बार भी नहीं हुआ, मतलब नंबर 4 से बड़ा आया नहीं, दोनों बार नंबर 4 या 4 से छोटा है। तो दोनों बार नंबर 4 या 4 से छोटा हो तो मतलब ये सारे 4, ये भी, ये भी, ये भी, तो कितने केसेस हो गए ये? तो इसमें टोटल 16 केस हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 4 ये, 8, 12, 16, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की बात करूँ, मतलब एक बार बड़ा हो एक बार नंबर छोटा हो, ठीक है? तो 1, 5 ये सारा सीरीज जो है यहाँ तक, 4 ये, 4 ये 8, और 4 ये 12, 4 ये 16, तो 16 केस हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, जिनमें एक बार मतलब कि नंबर 4 या 4 से छोटा है और दूसरे में 4 से बड़ा। चेक कर लो, ये 5 हमेशा बड़ा है, 6 हमेशा बड़ा है, दूसरे नंबर छोटे हैं। सेम यहाँ पर 5 हमेशा बड़ा है, तो कंफ्यूजन भी हो रही है और केसेस भी 16 लिखना बहुत मुश्किल है। अब लास्ट है x इज इक्वल टू 2, तो इसमें दोनों पर नंबर 4 से बड़े हैं, मतलब 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 4 केसेस यहाँ पर हैं। 16 और 16, 32, 4, 36, तो इस तरह से 36 केस हम कवर कर सकते हैं। बट इतने केसेस लिखना प्रैक्टिकल नहीं है, और कई बार क्वेश्चन इससे भी मुश्किल आ जाता है, तो वहाँ पर भी हम किस तरह से डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इससे आपको कंफ्यूजन भी कम होगी। हम सक्सेस फेलियर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेंगे। अब सक्सेस मतलब क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। और आप मेरे को बताओ, डाइस पर अगर नंबर, डाइस की अगर मैं यहाँ पर आपको मतलब कि एक बार की सैंपल स्पेस लिख के दिखाऊं, जिस तरह से हमें कॉइन को चाहे 2 बार टॉस करना हो, जैसे कुछ वजह कंफ्यूजन अभी भी रहेगी। देखो, कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, ठीक है? तो हेड हेड आने की, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप बोलते हो 1/4, इसके फेवर में 1 है, टोटल 4 है। आपको याद होगा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, क्योंकि ये इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं? एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कॉइन पर? 1/2। तो सेम वे से डाइस पर एक बार नंबर 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2/6, ठीक है? अब जस्ट मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि नंबर 4 से बड़ा है तो 5 और 6 हो सकते हैं, मतलब 2/6। नंबर 4 या 4 से छोटा है तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4/6। तो इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर लो। तो मेरे पास मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3, फेलियर की कितनी है? 2/3। अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों बार क्या है? सक्सेस है, ठीक है? दोनों बार क्या है? सक्सेस है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से, s इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3, मतलब 1/9। आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर 16 केसेस थे, सॉरी यहाँ पर 4 केसेस थे इसके अंदर, तो 4/36, तो 4 9 36। ये भी चेक कर सकते हो, 16/36 इसका आंसर आएगा, 4 4 16, 4 9 36, तो 4/9 इसका आंसर आएगा। तो मतलब आप दोनों अप्रोचेस से कर सकते हो, बट ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है? अब सेम वे से आपको बड़ी सिचुएशंस के लिए भी डील करना आना चाहिए। x इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 में क्या होगा कि ये हो सकता है कि एक बार सक्सेस हो फिर फेलियर, और ये भी हो सकता है कि पहले फेलियर हो फिर सक्सेस हो। तो आपको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, SF प्लस F
एस, और इसका रीज़न भी आपको पता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब देख लो, ये जस्ट मैंने आपके लिखा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसलिए इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे, तो x इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3, फेलवर की 2/3, फेलवर की 2/3, सक्सेस की कितनी है 1/3। कितना आंसर आ गया? 2/9 प्लस 2/9 दैट इज़ 4/9। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका आंसर 4/9 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद x इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों बार फेलवर हुआ है, सक्सेस आया ही नहीं है, तो f इंटू एफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ, f की प्रोबेबिलिटी है 2/3 इंटू 2/3, मतलब 4/9। अब इसका टेबल बनाना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मतलब ये मैंने आपको टेबल बना के दिखाया, तो ये हमारा आंसर एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या सीखा कि अगर नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होते हैं तो हम उसको किस तरह से डील करते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से, कि बिना सैम्पल स्पेस के भी हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, इसको हमने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बच्चे इन्हीं बातों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर वो मतलब कि सक्सेस फेलियर का कंसेप्ट लगा रहे हैं, मतलब, और कहीं पर वो सैम्पल स्पेस से कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ों का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो उसको भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको एक पूरी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली उसमें हो क्या रहा है। तो अब देखो, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हो, कहीं और से पढ़ चुके हो, क्लास में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कहीं पर भी, तो अगर आप दोबारा ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपके मन में एक डाउट है, वो आपको डाउट क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन में जो डाउट है वो आपको आगे जाके बताऊंगा, और जो वो डाउट है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड के कारण आपको बताने की कोशिश करता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, वेयर सक्सेस का मतलब क्या है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अगर ये वर्ड एटलीस्ट यहां पर ना होता तो किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी थी, बट इस एक वर्ड के कारण इस क्वेश्चन में बहुत सी कंफ्यूजन है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर करूंगा जब वो आएगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें हमें सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको फील देने के लिए मैं आपको सैंपल स्पेस जो है वो लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो, ये जस्ट आपको फील देने के लिए मैंने सैंपल स्पेस बनाया, और एक्स का मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल है जो सक्सेस को बता रहा है, और सक्सेस यहां पर क्या है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले सक्सेस क्या है, देखो, अगर डाइस पर एक बार 6 आ जाए, जैसे 1, से, ये सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी, ये सारे क्या है, सक्सेस है। 6,6 ये भी सक्सेस है, क्योंकि उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पर आया हो, अगर ज़्यादा भी आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा भी आएगा तो भी चलेगा, तो ये भी केस सक्सेस के अंडर ही आता है। तो मैं फेलियर की बात करूं, डाइस पर कभी भी 6 नहीं आएगा, तो ये सारे केसेस यहाँ तक फेलियर हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो आपको थोड़ा सा ऊपर से समझाना था मुझे। अब इसके रैंडम वेरिएबल में बच्चों को बहुत सी डाउट, मतलब बहुत सा डाउट है, बहुत सी कंफ्यूजन है। मैंने को पहले ही बताया था ना कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हो, दोबारा से देख रहे हो, मतलब आपके मन में एक डाउट है। और वो डाउट क्या है कि इसमें ना रैंडम, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जो क्रैम करते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं हैं, वो क्या कहते हैं, 2 बार टॉस किया है, एक्स की वैल्यू होगी 0, 1, 2। बट यहां पर वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा समझाया कि एक्स को ध्यान से पढ़ा करो कि एक्स का मतलब क्या है। अब इसको मैं और अच्छे समझाने के लिए पिछले क्वेश्चन की हेल्प लेता हूं। पिछली बार जो हमारा सक्सेस था वो था नंबर ग्रेटर देन 4, ये सक्सेस था। तो फेलवर मैंने उल्टा मान लिया था, नंबर लेस देन इक्वल टू 4, ये फेलवर है। तो मैंने एक्स रैंडम वेरिएबल की बात की थी, तो ये हो सकता था कि देखो, जैसे 2 डाइस हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको ये ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ये 2 डाइस हैं, ये D1, ये D2। अब देखो, अगर मान लो इस डाइस पर मान लो कोई भी नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 4 है, और इस डाइस पर कोई भी जो नंबर है लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फेलवर हुआ। ठीक है, अब मान लो इस डाइस पर नंबर 4 से बड़ा है,
और इस डाइस पर नंबर 4 या 4 से छोटा है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इसी के अंदर, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डाइस पर जो है वो नंबर जो है, यहाँ पर क्या है x ग्रेटर देन 4, यहाँ पर नंबर जो है वो 4 से छोटा है, यहाँ पर नंबर 4 से बड़ा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक सक्सेस है, क्योंकि एक डाइस पर सक्सेस आ रहा है। अब इसमें मैंने ये केस ना कि x जो है वो 4 से बड़ा है, x जो है वो 4 से बड़ा है, अब ये भी एक सक्सेस है। अब इसको मैंने 2 सक्सेस माना था, मतलब 2 बार सक्सेस हुआ है, ये 1 बार सक्सेस हुआ है, ये 0 बार। इसको 2 सक्सेस क्यों माना है, क्योंकि हमने एक कॉइन को एक डाइस को 2 बार थ्रो किया। तो पहली बार जब नंबर 4 से बड़ा आया तो वो एक सक्सेस काउंट हो गया, दूसरी बार जब नंबर 4 से बड़ा आया तो एक सक्सेस और काउंट हो गया, मतलब ये 2 सक्सेस काउंट हो गए। अब यहाँ पर एक सक्सेस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब एक ही है। यहाँ पर की सक्सेस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, मतलब एक ही है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ पाए हो कि उसमें x की वैल्यू 0 1 2 क्यों आई थी। ये भी एक सक्सेस है, ये भी एक और एक 2 हो गए। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं जो अब हम प्रेजेंटली कर रहे हैं, D1 D2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर 6 या देखो अगर यहाँ पर ये होता कि डाइस पर नंबर 6 अपीयर ऑन द डाई, तो मैं ये एक बार मान के चलो कि ये एटलीस्ट वर्ड नहीं है, तो 6 अपीयर ऑन मतलब कि 1 डाई, ये हमारा सक्सेस है। तो यहाँ पर अगर 6 नहीं आया, कोई भी नंबर आया, नो 6, तो ये हमारा फेल्यूर हो गया, मतलब 0। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों क्या है, एक सक्सेस के क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, ये भी एक सक्सेस, ये 2 सक्सेस हो गए। यहाँ पर भी सक्सेस हो गया, यहाँ पर भी सक्सेस हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 6 अपीयर ऑन 1 डाई। एक डाइस पर अगर 1 आए, एक डाइस पर अगर 6 आएगा तो वो एक सक्सेस है। ध्यान से मेरी बात समझना, अब मैं फाइनल पॉइंट पे आने वाला हूं। एक डाइस पर अगर एक 6 आएगा तो वो एक सक्सेस है। 6 अपीयर ऑन 1 डाई, मतलब देखो 6 ऑन 1 डाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक डाइस पर अगर एक बार 6 आता है तो वो एक सक्सेस है, एक और एक 2, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर नो। अब हमारे क्वेश्चन में यहां पर क्या है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ठीक है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, ये D1 है, ये D2 है, नो 6, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, नो 6 मतलब ये फेल्यूर है, मतलब यहां पर 0 बार सक्सेस हो रहा है। अब ये हो सकता है कि एक बार 6 आता है, यहां पर ना आए, तो ये एक सक्सेस है। ठीक है, यहां पर 6 ना आए, यहां पर आ जाए, ये भी एक सक्सेस है। अब यहां पर दोनों बार 6 आ जाए, इसको मैं 2 नहीं काउंट करूंगा, इसको मैं 1 काउंट करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 6 चाहे 1 पर आए चाहे 2 पर आए वो एक सक्सेस है, तो इसलिए इसको हम एक ही काउंट करेंगे। आई होप पहले आप ये डिफरेंस समझ चुके हो, क्योंकि जिन बच्चों को ये डिफरेंस नहीं समझ आएगा ना, वो ये क्वेश्चन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आई होप इसको मैं समझा पाया हूं। यहां पर नंबर 4 से बड़ा आना एक सक्सेस है, तो 2 बार आया था तो 2 सक्सेस है, एक बार आया तो एक सक्सेस है। 6 एक डाई पर आया तो वो सक्सेस है, एक बार आया एक बार आया 1, 2 बार आया 2। यहां पर वो बोल रहे हैं कि एक बार आए चाहे 2 बार आए वो एक सक्सेस है, तो इसलिए इसको मैं 2 नहीं एक ही काउंट करूंगा। आई होप इस डिफरेंस को आप समझ पाए। अब यहां पर मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए बना के दिखा देता हूं। अब देखो मैंने आपको वही यहाँ पर लिख के दिखाया कि नो 6 मतलब फेल्यूर है, यहाँ पर कोई भी सक्सेस नहीं हो रहा, x की वैल्यू 0 है। एक बार 6 आया, एक सक्सेस एक फेल्यूर है, एक बार 6 यहाँ पर आया, एक सक्सेस एक फेल्यूर है, दोनों पर 6 आया, ये भी एक ही सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लिखा गया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। बहुत से बच्चे मतलब कि ये सोचते हैं कि इसको इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो या ये वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, हमें सिर्फ NCERT को सॉल्व नहीं करना। आई होप इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ गए कि इसको एक सक्सेस क्यों काउंट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर मैं 2 सक्सेस काउंट करता, तो यहाँ पर x की 2 ही वैल्यूज हैं, तो मेन डाउट हमारा निकल चुका है। अब देखो इसके बाद आपको होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, अब देखो मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है, तो ये मैंने ये क्यों लिखा है, आपको पता है मैंने आपको बहुत बार समझाया, चाहे कॉइन को 2 बार टॉस करें 3 बार करें, बट जब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो एक कॉइन की लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में ऐसे ही करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HH की 1/4 है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो 1/2 लिखते हैं वो एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, हमने एक डाइस की लिख ली,
तो 6 ऑन डाई का मतलब सक्सेस है, ठीक है। तो एक बार अगर सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि डाइस पर 6 एक ही बार आएगा। तो फेलुअर की कितनी होगी आप मेरे को बताओ। नो 6 मतलब ये भी आ सकता है, ये मतलब 5 नंबर है तो 5/6। तो ये आपकी सक्सेस और फेलुअर की प्रोबेबिलिटी है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अब देखो सारा कुछ हम कर चुके हैं, जो मेन समझने वाली बात थी वो भी समझ चुके हैं। तो अब देखो x = 0 है, तो मतलब दोनों बार फेलुअर हुआ है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से, ठीक है। तो px = 0। अब f की प्रोबेबिलिटी है फेलुअर की 5/6, दूसरे की भी 5/6, मतलब 25/36। तो इसके बाद x = 1, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी x = 1। इसके में कौन कौन से केस आएंगे, वही जो हमने पीछे लिखे थे। कौन कौन से, कि एक बार सक्सेस आ जाए, दूसरी बार फेलुअर, या पहली बार फेलुअर दूसरी बार सक्सेस, या दोनों पर एस आ जाए। ये सारे एक ही सक्सेस में काउंट होंगे, ठीक है। तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं SF प्लस FS प्लस SS। और इसका क्या रीजन है मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो ये हमारा रीजन है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसलिए इसको मैं प्लस में लिख सकता हूं। तो x = 1। SF मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, ठीक है। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यही फायदा है। तो S की कितनी है 1/6, फेलुअर की 5/6, सेम यहाँ पर फेलुअर की 5/6, सक्सेस की 1/6। तो फेलुअर की सक्सेस की 1/6 कितना बन गया 5/36, 5/36, 1/36। तो कितना बन गया ये 11/36। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट टेबल भी इसका कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ये इसका टेबल है, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और अब अपना आंसर जो है पेपर में भी चेक कर सकते हो, इन दोनों का सम 1 बनेगा। 25 प्लस 11 कितना 36/36 मतलब 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो इसमें समझने वाली बात क्या थी, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एक बार भी 4 आ जाए तो वो सक्सेस है। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर होंगे 4 से बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये एक सक्सेस है। दोनों बार 4 से बड़े नंबर में 2 सक्सेस है। 6 ऑन 1 डाई, इसको मैंने कोरिलेट करने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं सोची अपनी तरफ से। 6 ऑन 1 डाई, तो ये भी सक्सेस है, ये एक सक्सेस है। ये दोनों पर 6 आ रहा है मतलब 2 सक्सेस है। बट हमारे क्वेश्चन में एक सक्सेस किसको बोलते हैं, एटलीस्ट 6 ऑन 1 डाई, कम से कम डाइस पर एक बार 6 आया हो या ज़्यादा बार आया हो, उसको हम एक सक्सेस काउंट करेंगे। तो इसलिए तीनों केसेस में एक ही, मतलब इसमें रैंडम वेरिएबल की 2 ही वैल्यू हैं, 0 और 1। और इसके साथ साथ हमेशा हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हमने एक नई बात सीखी आज की वीडियो में, कि जब भी इक्वली इवेंट्स नहीं होते तो हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। और वेन एवर देर इज टू मैनी एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, जब भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस, जैसे इसमें 36 केस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब चाहे इवेंट्स इक्वली हों या ना हो, हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। ये हमें काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप ये आपको समझ में आई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसको लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपकी हर क्वेरी को दूर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ।